बहुत सारे 20 के ऊपर आपने बुक कोई ऑथर की है, को ऑथर की है, यस। विच वन इज योर फेवरेट एंड व्हाई, और यू आर प्राउड ऑफ, वट एवर वे यू कैन टेक। ये वैसा सवाल है कि आपके 5 बच्चे हैं, और उसमें से कौन सा फेवरेट। बट कोई एक होता है, हाँ रियलिटी है। हम भले पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स मेरे भी 2 बच्चे हैं, होते हैं बट एक की तरफ हम ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं या इमोशनली अटैच्ड होते हैं। या मेरी एक सबसे सेलिब्रेटेड बुक मैं बोलूँगा जिसमें बहुत मेहनत हमने की है, वो है अपील्स एंड लिटिगेशन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसका नेक्स्ट वर्जन अभी आ रहा है। अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा, सितंबर में इट विल बी रिलीज। इसके अलावा दिस इज़ वन ऑफ माई बेस्ट बुक्स आई वुड से। रीज़न इज़ कि उसमें बहुत डिटेल्ड रिसर्च किया हुआ है और उसका एक एक वर्ड मैंने लिखा है। उसमें कहीं कोई कंटेक्स्ट या कंटेंट ऐसा नहीं है जो किसी जगह से लिया हो। एवरीथिंग, सी देर आर 2 थिंग्स। वन इज़ इंटरप्रिटेशन, मैं कोई एक लॉ पढ़ता हूँ और अपनी लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब करता हूँ। 2 इज़ द जजमेंट, जो लॉ लेट डाउन है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दे दिए हैं, उन जजमेंट को मैं अपनी बुक में रिप्रोड्यूस करता हूँ। तो रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ कॉपी, बिकॉज वो तो पब्लिक में है। हाँ इसके अलावा जो इंटरप्रिटेशन है वो आपका खुद का होना चाहिए। सो अपील्स एंड लिटिगेशन आई वुड से दैट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट बुक्स। और जीएसटी में अपील्स एंड लिटिगेशन इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, और अभी एक जीएसटी में एक और बुक है जिसको बोलते हैं मास्टर गाइड टू जीएसटी एक्ट एंड रूल्स। उसमें हम लोगों ने ऐसा किया है, वो कंपाइलेशन है, इट इज़ नॉट एन कमेंट्री। वो कंपाइलेशन में हमने ऐसा किया है कि जीएसटी में आज की डेट में शायद 2000 से ज़्यादा नोटिफिकेशन आ चुके हैं, 250 से ज़्यादा सर्कुलर्स हैं, 174 सेक्शंस हैं, और दुनिया भर के रूल्स में चेंजेस आ चुके हैं। तो हम लोगों ने सभी चीज़ एक ही जगह पे रखा है उस बुक में, कि आप अगर एक सेक्शन देखते हो तो उस सेक्शन की हिस्ट्री से लेके आज तक क्या हुआ और उसमें क्या क्या जजमेंट्स आए, वो सब उस बुक एक में ही है। जगह मिल जाएगा। एक ही जगह मिल जाएगा। और उसमें हमने क्यूआर कोड यूज़ किया है कि अगर आपको कोई नोटिफिकेशन का ओरिजिनल नोटिफिकेशन चाहिए जो गवर्नमेंट ने इशू किया था, तो आप वो क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, यू विल गेट दी ओरिजिनल कॉपी। सो एट हैंड आपको सब कुछ मिल जाएगा, प्रिंट करके रखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ यही शायद कंपाइलेशन में प्रिंट करूँ सारे सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस को, तो 4 वॉल्यूम की बुक बन हाँ जाएगी। तो ये 1 वॉल्यूम की हमारी जीएसटी एक्ट टू मास्टर गाइड है, मास्टर गाइड टू जीएसटी एक्ट है, और इसी तरीके से मास्टर गाइड टू जीएसटी रूल्स है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन जीएसटी एंड अपील्स एंड लिटिगेशन। ये 2 अच्छी हैं, बाकी तो बहुत सारी हैं, बट दीज आर द बेस्ट। सो एक वो फिक्शन लिखने के लिए, वो मोटिवेशन लिखने के लिए, वो सारी सेल्फ हेल्प बुक में होता है। ये लीगल बुक लिखने के लिए व्हाट प्रोसेस नीड टू बी फॉलोड इफ एनीबॉडी विश टू राइट। सर ये आंसर शायद हम दोबारा ऐसा रिकॉर्डिंग करें आफ्टर 5 years, क्योंकि मेरा ड्रीम बुक अभी आया नहीं है। माई ड्रीम बुक इज़ राइटिंग अ कमेंट्री, जो आप जैसे देखते होंगे चतुर्वेदी पित्तसरिया, कान्हा पालकी वाला, संपत अयंगर, इनकी 10-10 वॉल्यूम की, क्या इतनी बात। मोटी मोटी एक वॉल्यूम होती है सर, ओके 10-10 वॉल्यूम्स की कमेंट्रीज होती हैं, ओके जो इट इज़ आई थिंक गोइंग इनटू मोर देन 12,000-15,000 पेजेस, ओहो सेक्शन वाइज होती है। हाँ सो वो मेरा ड्रीम है टू राइट दैट। उसके बाद शायद मैं आंसर परफेक्टली दे पाऊंगा, बट अभी तक जो मैंने लिखा है उसके बेसिस पे अगर मैं दूं, तो एक होता है रिप्रोडक्शन ऑफ लॉ, दूसरा होता है उस लॉ का एनालिसिस अलॉन्ग विथ सेटल्ड जुरिस्प्रूडेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो फॉर एग्जाम्पल एक प्रोविज़न होता है कि आपके अगेंस्ट में अगर ऑर्डर आ गया तो आप अपील में जा सकते हो। जब हम अपील फाइल करते हैं तो उसमें एक प्री डिपॉजिट का कंसेप्ट होता है, 10% प्री डिपॉजिट भरना है। तो एक क्वेश्चन रेज होता है, तो आप ये लॉ में लिख सकते हैं कि लॉ बोल रहा है कि आपको 10% प्री डिपॉजिट भरना है। अब इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि ये 10% प्री डिपॉजिट कहाँ से भरना है, बिकॉज जीएसटी में आपके पास 2 लेजर्स होते हैं, एक क्रेडिट लेजर होता है और एक कैश लेजर होता है। तो क्या केवल कैश से भरना है या क्रेडिट से भी भर सकते हैं? सो वो इंटरप्रिटेशन है। और उसकी फिर सेटल्ड जुरिस्प्रूडेंस होती है कि गुजरात हाई कोर्ट ने शिव क्रैकर्स में बोला है कि आप क्रेडिट से भर सकते हो। ये सारी चीज़ें अगर एक जगह आ जाए, और इसके बाद मान लेते हैं कि कोई लॉन में चेंज हो गया या सर्कुलर आ गया, तो वो भी उसी जगह पे आ जाए, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से टैक्स की बुक हम लिख पाएंगे। और अगर हम स्कैटर्ड में जाएंगे तो शायद नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि जो रीडर है उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, उसको एक पॉइंट मिल रहा है जो शायद वो गूगल करेगा तो मिल जाएगा, लेकिन आपका इंटरप्रिटेशन नहीं मिल रहा है। गॉट दैट। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। एक आपका थॉट जो मैंने समझा कि हिंदी, गुजराती या वर्नाक्युलर में ये टेक्स लिखा जाना बहुत जरूरी है, व्हाई? क्योंकि हम नेशनल लॉ बोलते हैं इसको, या
जीएसटी में सीजीएसटी और स्टेट एक्ट है। स्टेट एक्ट जनरली लोकल लोगों के लिए पढ़ते हैं, लोकल लोग पढ़ते हैं, साइमल्टेनियस चलता है दोनों। अगर आपने सी पढ़ लिया तो एस भी आपने पढ़ लिया, ये माना जाता है। लेकिन बहुत सारे आज भी प्रोफेशनल्स ऐसे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं और बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे हैं जिनको शायद इंग्लिश नहीं आती। एग्जैक्टली। उनको इंग्लिश में कंफर्ट नहीं है। आई नॉट से ये मेरे लिए गलत होगा, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। कंफर्ट नहीं, उनको कंफर्ट नहीं है कि उनको कंफर्ट होता है गुजराती में, या उनकी खुद साउथ में language- बैठा है तो उसको साउथ इंडियन लैंग्वेज मेरे लिए भी आज महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन। आज की तरफ इतना पढ़ाता हूँ, फिर भी मुझे हिंदी या गुजराती सुनना पढ़ना ज्यादा कंफर्टेबल है। इंग्लिश पढ़ के समझ सकता हूँ, एग्जैक्टली हो सकता है। वो कंफर्ट नहीं है ना। और प्लस जैसे आज ही कुछ ऑर्डर्स में, मैं तो डिफरेंट कोर्ट्स में अपेयर करता हूँ, तो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का आज मैं एक मैटर तैयार कर रहा था, तो उसमें हिंदी में ऑर्डर था, तो वो हिंदी के जो वर्ड्स हैं उसके लिए डिक्शनरी लेके बैठनी पड़े, वो नहीं समझ में आते हैं। इसलिए वर्नाकुलर लैंग्वेज कंपलसरी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बुक्स उस पर नहीं है। हाँ, शायद उसका रीज़न भी ये है कि एवरीबडी इज अडॉप्टिंग इंग्लिश। रीज़न भी कि जब आप फर्स्ट स्टेज पे होते हो तो शायद लोकल लैंग्वेज चलेगी, लेकिन जैसे आप ट्राइब्यूनल की स्टेज पे आते हो या हाईकोर्ट स्टेज पे आते हो, वहाँ पे आपको इंग्लिश चाहिए। ओके। तो वहाँ एक लिमिटेशन हो जाता है। इफ़ यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ ना कि मुझे गुजराती करनी है, सो उस लेवल जो के भी ऊपर नहीं जा मतलब सकते। हाँ, अगर ये रिकॉर्डिंग्स में जैसे जो यंगस्टर्स भी देख रहे होंगे, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो गुजराती मीडियम से पढ़े हुए हैं, हाँ हाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, हाँ, लेकिन आज वो इंग्लिश एकदम फ्लुएंटली हैंडल करते हैं। वो रीजन कई बार अपने से बेटर करते हैं। Exactly. इंग्लिश मीडियम थ्रू क्योंकि कॉशियस हुए ना, हाँ, कॉशियस हो गए। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं। वो जरूरी इसलिए है सर, क्योंकि उनकी लिमिटेशन बियॉन्ड लिमिटेशन हो जाती है। अदरवाइज वो फर्स्ट अपील तक कर पाएगा जो लोकल व्यक्ति है, हैंडल करता है, जहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, उसके ऊपर उसको डिफिकल्टी होगा। और वो अपने आप को एलिवेट करना चाहता है कि मेरे को फर्स्ट ट्राइब्यूनल में भी जाना है और हाई कोर्ट भी जाना है, सुप्रीम कोर्ट भी जाना है, तो रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। इसलिए वर्नाकुलर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, बट टू एक्सप्रेस स्लोली एंड ग्रेजुअली इंग्लिश में ही कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है सर। मैं वो- इंग्लिश वो पढ़ के अगर सबसे बड़ा समझ important है, वो हाँ, सबसे मैं बड़ा अगर important इंग्लिश पढ़ रहा हूँ और मेरे को लॉ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे पास कोई एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए। हालांकि अब सब डिफिकल्ट नहीं है सर, हमारे समय में डिफिकल्ट था। अब तो क्या गूगल करो, वो खुद ही कन्वर्ट कर देता हाँ, है। कन्वर्ट कर देता है। बट फिर मैं कॉशियस देता हूँ सारे जो भी वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, कि सर उसमें जो अर्थ का अनर्थ कर देता है कई बार गुडविल जो गूगल है वो। सो प्लीज बी कॉशियस। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इंगेज एन एक्सपर्ट, इंगेज समवन हु नोज दैट, वो आपको एक्सप्लेन करेगा, वो बेटर रहेगा। अदरवाइज क्योंकि लॉ में अगर अर्थ एक का बार अनर्थ हो इधर गया, उधर हुआ तो हाँ, पूरी पूरी बात ही पूरा निकल चेंज हो जाता जाता है। yes। और गूगल में ऐसा बहुत होता है। एग्जैक्टली। हाँ, गूगल तो एक जेनरिक उसका हो सकता है गूगल मुझे सू भी कर दे कि मैं गूगल के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, बट दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। बट वो जेनरिक दे रहा है। Correct. और जो फैक्ट है इसमें कोई Correct. कोई वैसे तो बोल रहे हैं कि कुछ झूठ है वैसा हम बोल Yes. रहे हैं। गॉट दैट।